ठीक है, ओके जनाब। क्वेश्चंस, कमेंट्स, कंसर्न्स अभी तक के सब्जेक्ट से लें। आज तो हम लोगों ने फेजर के इंट्रोडक्शन के बाद और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कशन के बाद, जी प्लीज़। सर जब थेवेनिन में इम्पीडेंस फाइंड करते हैं तो आप में वोल्टेज सोर्स एज्यूम करते हैं 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल। किसी सर्किट में जब हमने डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ओके गुड। तो उसमें हम करंट भी एज्यूम करेंगे वो वोल्टेज सोर्स के साथ। नहीं, आप अपनी मर्जी से assumption आप जो मिथ है उसके पीछे वो ये था कि जी जो है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज और करंट पर। तो किसी भी टर्मिनल पर अगर आपको ये दो क्वांटिटीज मिल जाती है तो आप ये जज कर लेते हैं कि यहाँ पर इम्पीडेंस क्या हो, ठीक है, जो कि भी इस क्वेश्चन में आपको चाहिए। तो लीनियरिटी को इस्तेमाल करते हुए आप एक क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं, करंट सोर्स। करंट कि वहाँ पर क्या करंट होगा मीन्स उतना करंट सोर्स आपने लगा दिया तब वहाँ पर उतना करंट आएगा, या वोल्टेज वाइस वर्सा जैसे। और उसका मैग्नीट्यूड भी कोई आगे नहीं है कि आपको इतना ही लेना। अगेन लीनियरिटी को देखते हुए अगर आप 1 एम्पीयर का करंट सोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर x एम्पेयर्स का इफेक्ट हुआ है आपके सर्किट में तो 2 एम्पेयर्स का लगाने से 2x हो जाएगा, ठीक है। लीनियरिटी आपकी यही आपको बता रही थी स्टार्ट में हमने इसी वाले लीनियरिटी की डिस्कशन उसको यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया इस वाले सेक्शन। वोल्टेज सोर्स पर जीरो करंट भी एज्यूम करेंगे सिर्फ? नहीं फिर तो नहीं, फिर की बात नहीं बनेगी ना। आपने ये किया कि मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया या चले करंट सोर्स लगाया, उस करंट सोर्स की वजह से इस सर्किट में इतना वोल्टेज आ गया, सर्किट से मुराद उस टर्मिनल के अक्रॉस उतना वोल्टेज आ गया, ठीक है। आप वही 1 एम्पीयर का करंट सोर्स डिफरेंट सर्किट के साथ लगाते हैं तो उस टर्मिनल पर या अगर वहाँ पर कॉम्पोनेंट अगले कॉम्पोनेंट में से कोई कॉम्पोनेंट ट्यून कर देते हैं, आप चेंज कर देते हैं तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज उस टर्मिनल पर चेंज हो जाएगी, ओके। अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज होने से चाहे आपका करंट वही कांस्टेंट 1 एम्पीयर करंट सोर्स ही था, वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस चेंज हो जाएगी, ओके। जी इक्वल टू वी आई वी ओवर एग्रीड। बात समझ आ रही है यार? ओके। सो जो आपके दो मुख्तलिफ सर्किट्स थे इसका मतलब है कि करंट सोर्स सेम ही लगा लेकिन उन दोनों मुख्तलिफ सर्किट्स में उस टर्मिनल पर इम्पीडेंस डिफरेंट थी, ओके। और वो इम्पीडेंस थी जो कि वो पूरे का पूरा सर्किट उन नोड्स पर या उस टर्मिनल पर एग्जर्ट कर रहा है। और यही थेवेनिन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो इम्पीडेंस ला के दे दो जो कि आपके पूरे सर्किट की वजह से यहाँ पर जिसको वो इनपुट इम्पीडेंस भी कह रहे हैं, उस नोड पर उन नोड्स पर या उस टर्मिनल पर जो इम्पीडेंस फील की जा रही है ओपन सर्किट केस जब वहाँ पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। सवाल कुछ ऐसा ही था, यहीं पर करीब ही घूम रहा हूँ मैं कि मैं और चला जाऊँ। जैसे यही था बेसिकली, बस मुझे इस बात में क्लियर होती है कि जब वोल्टेज सोर्स लगाएंगे ऐसे में एज्यूम किया वोल्टेज सोर्स से ओके करंट सोर्स एज्यूम करते हैं, वोल्टेज सोर्स एज्यूम करते हैं, ओके गुड। वो 1 वोल्ट का तो उसकी एम्पेयर भी एज्यूम करेंगे नो नहीं फिर तो वो आपने बिल्कुल वो उसको आपने फोर्जरी पूरी कर दी ना, आपने जो उसको फिर फोर्स्ड टेक्निकल काम किया होगा इसका कि आपने बिल्कुल ही प्लांटेड किस्म की चीज़ था। वो इम्पीडेंस आपके सर्किट की इम्पीडेंस नहीं है, वो तो आपकी अपनी अज्यूम्ड इम्पीडेंस है, ठीक है। आपने वोल्टेज ले लिया 1 वोल्टेज और आपने करंट सोर्स अज्यूम कर लिया 5 एम्पीयर, ठीक है। तो आपके लिए तो सारी आपकी अज्यूम्ड आ गई ना इम्पीडेंस। वो सर्किट ने नहीं कहा कि मुझे इतनी मुजाहमत या मुझे इतनी अपोजिशन फील हो रही है इसकी वजह से, राइट। ओके गुड, वेरी गुड जी। इसके अलावा कोई और सवाल कमेंट है, कोई कंसर्न है आपका? मैं रिवीजन की बात कर रहा था तो अभी तक हमने फेजर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म इम्पीडेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद सब कुछ वही किया है जो इससे पहले हम EC1 के कोर्स में कर चुके हैं। जी सॉरी
ओके, आप कह रही हैं कि आप हाँ अजम्पशन की बेस पर काम कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। ओके, हमारा जो टास्क था वो ये था कि इम्पीडेंस निकल आया। इससे पहले इम्पीडेंस हम ऐसे निकाल रहे थे कि हमने सोर्सेज को ऑफ कर दिया था, तो आपके सर्किट में रह ही इम्पीडेंस नहीं थी। तो अगर एट प्राइमरी लेवल जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी जो बेसिक टेक्निक्स हैं सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, उससे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकल आती है एंड दैट वाज द इम्पीडेंस एट दैट टर्मिनल। यहाँ तक बात हो। अब हमने निकाली तो इम्पीडेंस है लेकिन सोर्स लगा हुआ है और सोर्स की इम्पीडेंस भी हमें मालूम है, तो हम कैसे इम्पीडेंस निकालेंगे। अब हमने अल्टरनेटिव वे निकाला कि इम्पीडेंस तो V और I भी होती है। ओके, तो अगर किसी नॉन वैल्यू का, अब ये आपके सवाल की तरह हमारे पहले मैं तमीर पाना था आपके सवाल की। अब अगर मैं वहां पर अपनी तरफ से कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा दूं या कोई भी करंट सोर्स लगा दूं तो इज इट फेयर और नॉट, मेरे ख्याल से ये सवाल था आपको। ठीक है, तो इस तरह फिर हम जब सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर अपनी मर्जी से वैल्यूज वगैरह भी ले लें। यही बात है, बैकअप माइंड प्लीज। तो यहाँ पर हमें जो हमने थेवेनिन और नॉर्टन, अगर आप लोगों को इसलिए मैं थोड़ी सी रिवाइज चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करें पूरा चैप्टर, तो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम पढ़ने से पहले उसने आपको कुछ और थ्योरम्स पढ़ाए और कहा कि थेवेनिन नॉर्टन जैसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि ये भी ये बिल्डिंग ब्लॉक, ये पाथ देंगे आपको थेवेनिन नॉर्टन का मुस्तवा। ठीक है, तो वो जो पाथ वाली बात थी कि आप किस तरह से थेवेनिन की तरफ लेके जाएंगे, उसमें एक चीज़ थी लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी आपको कहती है कि अगर आप पूरे के पूरे सर्किट को अप या डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ये कहती थी कि अगर आप किसी एक कंपोनेंट को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके बाकी कंपोनेंट्स भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने एक सर्किट सॉल्व किया, आपने एक सर्किट सॉल्व किया, कोई भी कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू इसकी, मिसाल के लिए 10 वोल्टेज का वोल्टेज, ठीक है, इसकी वैल्यू x ओम, इसकी y, इसकी z और इसकी जनाब a ओम, ये सारी इनकी वैल्यूज। ठीक है, जो रियल वैल्यू जिस तरह भी आप, और फॉर एग्जाम्पल आपका टास्क था कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालें या इसमें से फ्लो करता हुआ करंट निकालें, और आपने इस गिवन सर्कमस्टेंसेस में ये काम कर दिया। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम है। अब शरारत करने वाले ने ये शरारत की कि इस वोल्टेज सोर्स को 20 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स कर। ओके, मैं आपके सवाल के जवाब पर भी आ रहा हूं और आपसे कहा कि भाई कोई वाला वोल्टेज निकालो, तो आपने कहा भैया मैं भी जो है ना एम नहीं बैठ रहा। आपने बजाय इसके कि दोबारा से पूरा सर्किट वो मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन नॉर्टन करते, आपने जो वोल्टेज यहाँ पर निकला था उसको आराम से पूछना। ठीक है, लीनियरली कहती थी कि अगर एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो बाकी भी, अगर इनपुट आपकी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह हो जाएगा। ओके, वो जो भी यहाँ पर हम बात करें। अब आप आ जाते हैं अपने थेवेनिन नॉर्टन और हमारा टारगेट है कि यहाँ पर हमने इम्पीडेंस निकालनी। ठीक है, और जो सोर्स था उसको हम डेड नहीं कर सकते। ऐसी बात चल रही है ना। अब आप भी कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी, अच्छा हाँ, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला कि अगर इस टर्मिनल पर
वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज और यहाँ पे बोर्ड पर करंट निकल आए तो फिर मैं ये वाली इम्पीडेंस निकाल सकती हूँ, जो पहले मुश्किल हो रहा था। अब इसका ट्रिक ये निकाला गया, आइडिया ये सजेस्ट किया गया कि आप अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई एक सोर्स पहले फिक्स कर ले ताकि हमें बात करने में आसानी हो। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दें, ठीक है। हमारी क्लास में 14 नंबर 15 जितने भी हैं, आप 14 के 14 इसके मुख्तलिफ वोल्टेज की वैल्यू लें, ठीक है। हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से फ्लो करता हुआ करंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। और मज़ा तब आएगा, जादू आप तब देखेंगे कि जब 14 के 14 की इम्पीडेंस सेम, जो भी हमने यहाँ पर कहानी पहले चला उसकी वजह, ठीक है। तो ये वो कबूतर था जो टॉपिक में से फैमिली ने निकाला और दैट्स का, ठीक है। सवाल आपका नहीं था, इससे करीब पक्की बात है कि नहीं? ओके। तो इसके अलावा अगर कोई और मेथड है, यानी कि आप अपनी तरफ से सोर्स प्लांट करने के अलावा भी कोई और तरीका लगा सकते हैं जिससे इम्पीडेंस निकल आए, दैट्स गुड, ठीक है। जो थेवेनिन की तरफ से प्रपोज करना एक था, पक्की बात है, यही सवाल था इब्राहिम? ओके, ठीक है नहीं? ओके, एनी अदर थिंग, कोई और सवाल? तो रिवीजन के पार्ट में मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी तक हमने कोई चीज़ एसी सर्किट्स के हवाले से नई थी मास वाई इम्पीडेंस की टर्म इंट्रोड्यूस करने के, और एसी की रिवीजन्स वगैरह होंगे। क्यों? क्योंकि मसला है, पक्की बात। ओके, सो इससे पहले कि हम और आगे की तरफ जाए, इसी की डिस्कशंस टेक्निकल लिहाज से डिस्कशन करने से पहले ये बेहतर समझा गया है आपकी कोर्स में कि हम द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक की तरफ चलें, ठीक है। अभी तक की जो डिस्कशन थी वो आपको एक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाने के लिए थी, लेकिन अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो आपको एक बेहतरीन, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक प्रोफेशनल बनाने के लिए किया। क्यों भाई, बात मुश्किल लग रही है नहीं? ठीक है। सो प्रोफेशनल एथिक्स का एक टॉपिक है जो कि वो ओबी सिस्टम और PLO थैंक्स टू देम कि उनकी वजह से ऑफिशियली आपको ये चीज़ें पढ़नी। वैसे तो माशाल्लाह से आपके टीचर वगैरह और आप लोग खुद से भी जानते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह किस तरह से होती है। आपको सच नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम नहीं करना चाहिए, असाइनमेंट्स कॉपी करनी चाहिए, ये सब कुछ तो आप लोग वैसे भी पहले से ही जानते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो रिश्वत लेनी चाहिए, इसलिए काम नहीं करना चाहिए, सिफारिश के बगैर, ये सब कुछ ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। हम लोग जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूरत महसूस की गई कि भी एक तरह से फॉर्मल तरीके में आपको बता दिया जाए कि भी आपने सिफारिश करनी है, सिफारिश करनी है, करवानी है, रिश्वत लेनी है, और अपनी जो कंपनी है उसकी सीक्रेट चीज़ें लोगों को बतानी है, या जो बताने वाली चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं बतानी, ठीक है। अगर हम कंपनी को छोड़कर यहाँ पर आ जाए अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट में, तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही आपको मौका मिले तो आपको क्विज़ कॉपी करना है, असाइनमेंट खुद से नहीं करनी, असाइनमेंट कॉपी करनी, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आता है, ओके, जिसको ऑलरेडी हम पूरा कर रहे हैं। हमारा पूरा मुआशरा माशाल्लाह से प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर काम कर रहा है। तो फिर भी ये उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि नहीं जी, इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ ना कुछ लोगों को ज्ञान बांटें, ओके। तो ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर जो है वो ज्ञान बांटना बहुत मुश्किल काम है। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि जो ज्ञान बांटने वाला शख्स हो
वो खुद सारे प्रोफेशनल एथिक्स को पूरा करता हो, ठीक है, तो नाचीज हर चीज़ क्लियर नहीं कर रहा क्यों भजन, ठीक है। बता इसके बाद तुझे कहा सर आप तो अजीब इंसान है, तुम बात कराया ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। भाई आप खुद तो जो है वो हमें असाइनमेंट कॉपी करने का कहते हैं, आप पढ़ाते नहीं और हमसे क्विज़ेस ले लेते हैं, एग्जाम ले लेते हैं, आपकी इवैल्यूएशन भी फेयर नहीं है, तो आप हमें कैसे जो है वो तबलीग फरमा सकते हैं कि भाई ना आप जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। एथिक्स जो है वो ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, सही मैंने पहले मिसालें दी। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स की बात आ रही है जो कि उससे मिलती जुलती, बल्कि शायद इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है, जिससे आपको पता है कि एथिक्स में कि झूठ नहीं, सॉरी सच नहीं बोल, ठीक है, ये बात तो आपको शुरू से पता है, तो नई चीज़ नहीं। हाँ ये जॉब देते हैं जनाब सच नहीं बोलना, ये बात तो हमें पता ही है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स ये है कि नौकरी में जाकर तो बिल्कुल नहीं बोल, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स में ये है कि जो भी आपकी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी है कि आप एक भाई है, तो आपको अपने दूसरे भाई का, अपनी बहन का, अपने वालिदैन का, अपने कज़न का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखना, यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये तो एथिक्स हमें पता ही है। प्रोफेशनल एथिक ये है कि भाई आपने अपनी जॉब पर जाकर भी ना कंपनी का ख्याल रखना है, ना बॉस का ख्याल रखना है, ना अपने कोलीग का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हम आज पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, अगर आप लोग एग्री करते हैं ऊपर से गजब खुदा का ये है कि ये 4 चीज़ें रिकॉर्ड भी हो ओके। एनीवेज इंसान को कभी कभार सच बोलना चाहिए, एथिक्स की बात हो रही है ना भाई। तो ये माशाल्लाह से ऐसा इतना कोई फर्टाइल किस्म का टॉपिक है जिस पर आप लोग बहुत दफ़ा बातें सुनते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से, ठीक है। मिसाल के तौर पर वालिद साहब हो गए, दादा नाना, घर के बड़े वगैरह सब लोग जो है वो अपना फ़र्ज समझते हुए आप लोगों को बताते रहते हैं कि मुआशरे में रहने के अदब अदाब, तरीके, सलीके क्या है। तुम भी कहा ना बातें बोर हो रही है, गलत है, सही हो रही है कि गलत हो रही है, चलो ठीक है। तो उससे मिलती जुलती चीज़ें ही आपको जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिससे हमने पहले भी कहा कि ये जो आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग प्लेसेस, ठीक है। तो असल जो ज़िंदगी है या असल जो ट्रेनिंग का हासिल होता है वो तो जाकर फील्ड में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो जैसी ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर होगी वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही कंडक्ट, ये एक लफ्ज़ आएगा अभी थोड़ी देर, वैसा ही कंडक्ट जो है वो आप जाकर अपनी वर्किंग प्लेस पर करेंगे, चाहे आप खुद से एंटरप्रेन्योर हैं या चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, सीईओ किसी कंपनी व्हाटसोएवर, जो भी कुछ आप करेंगे वो क्या आप लोगों ने स्कूलों की दीवारों पर शायद लिखा हो, देखा हो, हाँ मार प्यार नहीं, नहीं प्यार नहीं, के बाद कॉमा है फिर नहीं प्यार, हाँ ओके। सो वो कॉमा आगे पीछे कर दो लेकिन काम वही होगा, ठीक है ओके। तो नहीं, मैं एक और अपने इस फ्लो से रिलेटेड एक शेर लिखा हुआ देखता हूँ मैं, अभी भी स्कूलों के बाहर देखा है मैंने, फितरत नोए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस, वो फितरत है किस्मत है नोए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। यानी कि स्कूल के अंदर एक बहुत मुकद्दस किस्म का सेक्रेट किस्म का काम किया जाता है कि इंसान की किस्मत ही बदल दी जाती है। नोए बशर इंसान की बात नहीं हो रही,
इंसानियत की बात हो, इंसानियत को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, कि एक बच्चा, नेचुरल बच्चा आता है आपके पास, नेचर के अंदर जो है जितनी भी सलाहियतें होती हैं आप उन सबको बदल के रखें। उठा तो नेचर के अंदर है कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप किस्मत नोए बशरी चेंज कर देते हैं कि बच्चा स्कूल से निकलने के बाद बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलता। ठीक है, नेचर है ना, यानी आप बच्चों को देखें तो आप देखो बच्चे के ऐसे हंसी होते हैं नाराज होते हैं। आपके घरों में अपने भाई छोटे या आप लोग अपना बचपन में तो आप जो है वो कंपैरेटिवली, और मैं अपनी बात आपकी खत ना करें तो वो चीज़ है। इस डिस्कशन को अगर हम थोड़ा सा और लाइटर मोड में ले जाए तो आप ये इजीली डिड्यूस कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर जो माशरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है क्या वो यहीं से ही, ठीक है, कि अगर माशरे के अंदर लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को एहतमाम के साथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं, अपना काम फ़ौरन कर रहे हैं, बगैर किसी रिश्वत सिफारिश के आपका काम हो रहा है, ठीक है, जिससे आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेनिंग उनको यहीं से ही मिलती है। नहीं, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग से आप हमें हमारे देश में आम आते हैं, आम फोर्सेज या तो आपने एक बंदे की एक फौजी की ट्रेनिंग की और उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ये तो एक गोली से 36 बंदे मार देता है। ठीक है, हमने इसकी ट्रेनिंग ऐसे की है, ये हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं और वो सिपाही मर्द मुजाहिद जब चला जाता है बॉर्डर पर तो 36 गोलियों से एक परिंदा भी नहीं मरता। ओके, सो अगर उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर कैसे ली है या वो प्रैक्टिकल कैसे कर रहा है, इसमें बहुत कम चांसेस है कि ट्रेनिंग से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कंट्राडिक्ट करे। और फिर चांसेस ये हैं कि जैसी आपकी ट्रेनिंग हुई है आप वैसे ही जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर। तो इसीलिए शायद ज़रूरी है कि प्रोफेशनल एथिक्स आपको ड्यूरिंग द कोर्सेज भी पढ़ाया जाए। तो आपके जो डिसिप्लिन है, जो आपके डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में PLO 8 एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से कुछ बातें हमें करने का कि आपने किस तरह से इनको प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैंने एक तरीका निकाला था इसका कि अच्छा हम इस तरह से करते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो आपके टाइकॉन है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता था वो इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम उनके लिटरेचर्स वगैरह को देखें तो जो सबसे पहली चीज़ मेरी नज़रों में आई वो IEEE था। ठीक है, IEEE प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर या कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर क्या बातें करता है। ठीक है, तो हम उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैंने कोई इंडस्ट्रीज़ को देखा। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज ये एक और इदारा था NSPEC, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स। ठीक, एक और सोसाइटी इंजीनियर्स की, तो वो भी तकरीबन ऐसे ही मिलती जुलती डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उनके लिटरेचर्स को हम जो है वो बजाय ऐसे कि हमने जो इतनी जो ज्ञान बांटा है हम ज़ुबानी अपनी तजुर्बात यहाँ पर शेयर करें, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरह मैं जो अपना तजुर्बात शेयर कर रहा था वो बिल्कुल कंट्राडिक्ट करते हैं सोसाइटी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मेरा तजुर्बा ये है कि लोग सच नहीं बोलते, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोग माशाल्लाह से बहुत सच बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि बजाय ऐसे कि मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये रहा है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है ना असाइनमेंट कॉपी हरगिज़ नहीं करें। ठीक, जिसे आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 जमा करवाई, ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि असाइनमेंट जो है ये वाली कॉपी। ठीक है, तो मैं 4-5 सॉफ्टवेयर में से भी इसको बनाया। ठीक है, फिर मैंने कहा फ़ायदा जब इन सब लोगों ने खुद से किया तो मैं ये करके असाइनमेंट चेक करके तो वैसे ही सबके नंबर लगा देता हूँ।
सबकी मेहनत तो की हुई है खुद से। तो फिर मैंने ऐसे ही करके एक कोई असाइनमेंट उठाई, कोई भी असाइनमेंट जो मैं है सही किया मैंने। तो मैंने सारी असाइनमेंट टेबल में रखी। पहले मैंने देख लिया था कि सब लोगों ने ना खुद से की है असाइनमेंट। फिर मैंने वो रैंडमली वो कोई एक असाइनमेंट पिक की, उसको देखा और फिर वैसे ही नंबर सबको दे दी। क्योंकि ये भी एथिक्स की मिसाल है, बामी यकजहती के साथ, ठीक है। यानी कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितनी यकजहती, इत्तफाक, इत्तेहाद, तंजीम है। वो जो सारे नारे आप लोग दीवारों के ऊपर लगे हुए देखते हैं, वो इन लोगों के खून में रचे बसे। They are performing, they are practicing. So ये बहुत नाइंसाफी है कि मुफ्ती लोगों को मुफ्ती दिए जाए। तो ये मेरे तजुर्बात थे जो कि बिल्कुल गलत। इसलिए फिर हमने सहारा लिया इन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। कि जब आप किसी जॉब पर जाते हैं, किसी इंटरनेशनल और अच्छी नेशनल लेवल इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनके कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होते हैं जिनका आपको पास लिहाज रखना है। वो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हो सकते हैं, वो डिफरेंट है, जाहिर बात है इंडस्ट्री के। तो हमने जो स्टैंडर्डाइज किस्म की इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करके, इंडस्ट्री नहीं सोसाइटीज़ को, कि कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वहाँ से ही पिक कर लेंगे अपने लॉस में। अच्छा, तो एक तो ये डिस्कशन। दूसरी इसमें जो अहम डिस्कशन जो आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, वो ये कि अगर आप कोई एनोमली देखते हैं या कोई चीज़ ऐसी जो कि आप के मुताबिक या आप समझते हैं कि ये मेरे कोड के या मेरे जेडी के मुताबिक नहीं है, या जो चीज़ इस कंपनी की थी उसके अगेंस्ट है, या जो मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में ये चीज़ नहीं, तो आपको एक्शन क्या करना, फिर आपने क्या करना, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं केड़े पास जावा तो नबी दिखे ना। ओके, तो फिर आपने उस सिचुएशन में क्या करना। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया कि जनाब आपने इस कंपनी का कंडक्ट ये है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। लेकिन कोई बंदा आता है, चाहे वो किसी भी सीट पर है, आपका सबऑर्डिनेट है, आपका फेलो है, आपसे अपर सीट पर, और वो कहता है कि नहीं यार झूठ बोल रहे, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना, ठीक है। तो इस तरह की भी हम चीज़ जो है ना थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम आपका ज़्यादा वक्त जो है, क्योंकि आप सब लोग एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर पूरे उतरते हैं और पूरी ज़िंदगी हो गई है हमें ऐसी बातें सुनते, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं, बस सिर्फ 2 लेक्चर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आपको दे दी जाएगी, यानी कि अब हम बात करें कि पेपर में क्या होगा, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाकी जो सर्किट था हमें पता है कि सर्किट है, इसको सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, तो यही जो लिमिटेशन आपको दिया है, हम आपको जो केस स्टडी दे देंगे, असाइनमेंट देंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा है। ओके, असाइनमेंट के क्वेश्चन जिस तरह हैं, जस्ट लाइक अदर टेक्निकल असाइनमेंट्स, आपकी ये वाली असाइनमेंट भी ऐसी ही होगी। नॉट द सोल्यूशन और you are not supposed to apply techniques on that. आपको इसकी केस स्टडी होगी, जिसमें अभी मैंने एक छोटा सिनेरियो पेश किया, ठीक है। तो फिर अब आपसे आपका बिहेवियर पूछा जाएगा कि अच्छा भी इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे। मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करने लगे। तो मुझे मुनासिब समझा कि इससे पहले कि डिस्कशन स्टार्ट करें, हम तमहीद के पोर्शन में ही आपको क्वेश्चंस और आपकी वैल्यूएशन और एग्ज़ाम को क्लियर कर दें, ताकि आप 2 रीज़न, पहली ये कि आप अटेंटिव होकर ये बातें सुने कि भाई ये क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड ही है, ये डिस्कशन पेपर से रिलेटेड ही है, ठीक है। हम 2 हफ्ते विदाउट इवैल्यूएशन वेस्ट नहीं करेंगे, 2 हफ्ते नहीं, 2 लेक्चर्स, 1 हफ्ता। ओके, तो नंबर 1 रीज़न ये थी, और नंबर 2 रीज़न ये, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा भी ये सवाल किस तरह से आ सकते हैं, केस स्टडीज़। ओके,
सो IEEE का कोड ऑफ कंडक्ट और IEEE का कोड ऑफ एथिक्स, ये काइंडली अगर आप लोग खोल सकें. Unfortunately, I have to read and then try to translate, not in class of English to Urdu. Try to translate और कि अच्छा कैसा केस हो सकता है, ये वाली बात आ सकती है. ठीक है. सो कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट से आपको मुराद, अभी हमने पहले बात भी की कि ये लफ्ज़ आएगा. कंडक्ट मीन्स योर, सर अपनी बात किसी को बयान करना, इम्प्लीमेंट करना. अपनी बात किसी को पहुंचाना. ओके, या बिहेवियर, कि आप किस तरह का बिहेव करेंगे. यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट कि जनाब आपको फॉर एग्जाम्पल आपने जब यहाँ पर आना तो आपने पैंट कोट टाई शॉर्ट कोट पहन जाना. ठीक, इट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट. या फिर आपने ये चीज़ें बिल्कुल पहन के नहीं आनी. फॉर एग्जाम्पल आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो हैवी मशीनिंग का काम कर रहे हैं, सो आपने टाई नॉट लगा के नहीं आनी. ठीक है, ये हमारा एक ड्रेस है, आपने ये वाला ड्रेस पहना. आपका कोड ऑफ कंडक्ट में जो अर्थ से रिलेटेड और सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वो आते हैं. तो ये आपने शील्डिंग करके आनी है, आपने फलाने जूता पहन के इस पावर लैब के अंदर आना है. ओके, सो काइंड ऑफ, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ी सी मोर टेक्निकल कोड ऑफ कंडक्ट. मैं कंडक्ट की मिसाल दे रहा था. कंडक्ट से मुराद क्या होता है. ठीक है, मिसाल को किसी फैमिली में ड्राइविंग का या गाड़ी में बैठने का कंडक्ट ये है, असूल है. गाड़ी के अंदर गाड़ी इस्तेमाल करने के असूल है कि जब भी बच्चे गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो सीट बेल्ट पहन के बैठेंगे, कार सीट के ऊपर बैठेंगे. ठीक है, तो ये कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट टू यूज द कार. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट टू गो इन द किचन, टू यूज द किचन. क्या जनाब कि जब कोई खातून किचन में जाएगी तो उसके बाल शाल सारे के सारे जो है वो बिखरे हुए होंगे ताकि वो आटे के अंदर ना चले जाए. ठीक है, या वो पूरे का पूरा कवर हो गए और वो क्या होता है जिससे वो चीटिंग एप्रन वगैरह पहना हुआ होगा. ठीक है, तो दिस इज कंडक्ट. आप जब क्लासरूम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की कि हमारी क्लास का कंडक्ट क्या होगा. ठीक है, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी कंसर्न है, यू विल रेज योर हैंड. एक वक्त में एक डिस्कशन करेगा. अगर कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा होगा तो दूसरा उसको सुन रहा होगा अपनी किसी और एक्टिविटी. तो दीज आर आवर कंडक्ट्स, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर क्लास. ठीक है, इस तरह जब आप काम करेंगे कंटिन्यूसली. ओके 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 सॉरी. सो ये इस तरह की चीज़ें हैं वो कंडक्ट से मुराद. ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम कोड ऑफ एथिक्स में चले जाते हैं कि जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो आपसे साइन जब करवाता है अपना एग्रीमेंट, वो आपसे शेयर करता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट से ड्रॉप है, तो उसके अंदर एक कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट हो सकता है. ठीक है, सो IEEE के कोड ऑफ एथिक्स, ये अगर आप IEEE के डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है 7.8 IEEE कोड ऑफ एथिक्स है. IEEE पॉलिसीज के अंदर अगर आप okay, so it's kind of oath taking. We the members of the IEEE in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of the life throughout the world and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree. आपने जनाब उनसे ओथ लिया कि अच्छा जनाब चूँकि हम लोग मुल्क कौम और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए पैदा हुए. इंजीनियरिंग वैसे स्टार्ट क्या, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इंजीनियर क्या काम करता है. चले हम इसी बहस में बगैर कर देते हैं कि कोई एक मसला था जो इंसानियत को इंसानों को दरपेश था, एंड हियर कम्स द इंजीनियर एंड से ओके आई विल रिजॉल्व इट. ठीक है, ऊंट के ऊपर मीलों दूर जाते थे, इंजीनियर आया, उसने कहा कि मैं आपको पहिया बना के देता हूँ, ये पहिया लगाएं और जनाब जिंदगी आसान है. ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं. जज्बात की ओर बैठे तो माइक तोड़ देते हैं. ठीक है, सो ये इस तरह से इंजीनियर आया और इंजीनियर ने, अगेन इंजीनियर
का मकसद जो है वो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना, कुछ ऐसी इन्वेंशन, कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करना जिसकी वजह से जैसे आप देखते हैं कि आप सब कुछ वगैरह से सॉल्व करने के तरीके सब कुछ। तो वो बात कर रहे थे कि हम चूँकि पैदा ही इंसानियत की खिदमत करने के लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद हम ये डिस्कशन करें। पहला नाम द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ओके, जो चीज़ हम बनाने लगे, ये पूरी लाइन उसका हम उसमें ये ख्याल रखेंगे या ये मेंशन कर देंगे कि इसका आपकी हेल्थ के ऊपर क्या है। अच्छा, एक सिनेरियो आप लोगों ने सुना होगा 5G आ गया तो 5G इंसानियत के लिए बड़ा खतरनाक है और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक। सो मिसाल के तौर पर बिलफर्ज भाई, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं कि जिसकी वजह से इंसानियत को कोई नुकसान, किसी की सेफ्टी इंसानियत को ना चले, अगर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की, आपने देखा होगा कि ये दवाई बच्चों की कौन से दूर रखें, ठीक है, या फिर अगर आपने कुछ टॉयज थे, मैं वो लेके आता साथ में, उन पर लिखा हुआ था कि इसके अंदर मैग्नेट यूज़ हुआ है, यानी कि उसकी डायरेक्शंस के अंदर ना ये बात लिखी हुई, जो ये वाली बात हम कर रहे हैं। तो वो बच्चे जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट है या जिनको हार्ट डिजीज़ है वो या कोई ऐसा, तो वो इसको अपने करीब ना, ठीक है। तो उसने बता दिया ताकि भाई अगर आपके बच्चे का फोन नंबर अल्लाह न करे हार्ट की सर्जरी हुई है वहाँ पर, वो आर्टिफिशियल हार्ट है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मुझे पता नहीं, ठीक है, हुआ है, तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि मैग्नेट की चीज़ आपके करीब ना, तो ये वो टॉय है जो कि इस बच्चे के लिए नहीं। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई आप ऐसी इन्वेंशन, कोई आप ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ आप डेवलप करते हैं तो आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ये वन ऑफ द केस है जो कि हम उसकी लाइनों से एक्सपेक्ट करते हैं। वो कह रहा है कि आपको लोगों की सेफ्टी का, लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इट कुड बी इन न्यूमेरस वेज, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एंड टू डिस्क्लोज प्रॉपर्ली फैक्टर्स दैट माइट इंडेंजर द पब्लिक और द एनवायरनमेंट। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ये जो आपने बात करी, हमने एग्जाम्पल ली कि 5G से दुनिया तबाह हो जाएगी, तो आप पहले बताएंगे जनाब कि 5G से आप वीडियो तो बहुत जल्दी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन इससे आपकी बॉडी को खुला नुकसान, अगर है ऐसा, अगर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये ना क्या कहना कि सर ने कहा कि 5G की वजह से नुकसान है, मैं हर दिस के लिए ओके। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक मशहूर बात जुबान ज़िंदा है आपकी, इसलिए हमने वो वाली एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, ठीक, उसमें खाना गर्म करें आप, तो क्या उससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? आप उसमें लिख दें कि जनाब इससे ये इस टेक्नोलॉजी भी काम करता है, इतनी डेप्थ तो नहीं जो है वो नॉन टेक्निकल नेम है होगी, लेकिन आप अगर उससे कोई डेंजर्स है तो आप उसको मेंशन कर दें, वो जो आपके बुक भी या बुकलेट पर मेंशन कर दें, या आपने देखा होगा कि हर डिवाइस के साथ एक स्टिकर लगा हुआ है और टू यूज़ या डायरेक्शंस के नाम। तो ये सारी की सारी कहानी जो है वो इस पहली बात से हेल्थ का आपको ख्याल है। एथिक्स की बात हो रही है, अभी कंडक्ट की बात हो रही है। ओके जी, टू अवॉइड रियल और परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोज देम टू अफेक्टेड पार्टीज व्हेन दे डू एग्जिस्ट, व्हेन दे डू वन ऑफ, हम कुछ केसेस की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सी चीज़ों का आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका और आपकी कंपनी का ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पहले हम उसी की बात करते हैं। आपके और आपके कोलीग्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके किसी और सेक्शन का, आप इंजीनियरिंग किसी सेक्शन में काम कर रहे हैं, उससे किसी और सेक्शन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप की, इस प्रोडक्ट की वजह से कोई दूसरा सेक्शन है जिसके बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में 5 बंदे काम करते हैं और आपने डिवाइस डिज़ाइन कर दी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो एक ही बंदा ऑपरेट करेगा, विद फर्स्ट, ओके। सो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो यू हैव टू शेयर इट विद योर बॉस कि फायदा काम तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा मसला भी हो सकता है। ये फजूल सी एग्जाम्पल मैंने दी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक अच्छी एग्जाम्पल है मेरे पास। एक फॉर एग्जाम्पल आप जब जॉब करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ये आप अपनी सर्विसेज कहीं और नहीं देंगे। आपके हमारे पास 40 घंटे काम करना है और आप अपनी सर्विसेज कहीं और नहीं देंगे। मिसाल के तौर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अपनी इंजीनियरिंग फर्म में जो है वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो शाम को जाकर आप अपनी फर्म या किसी और की फर्म के अंदर जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। इट कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
ओके, कि वही सर्विसेज आप वहाँ पे भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है वो रिमोट लर्निंग की बात कर रहे हैं। सर ये तो ऑर्डर हो गया ना कंपनी की तरफ से। नहीं, काम नहीं एथिक्स करना। मैं वो तो वहाँ पर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कोड ऑफ एथिक्स आपको कह रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। कैसे? इस चीज़ का ख्याल कैसे रखेंगे कि कंपनी हमें कह रही है कि आपने काम नहीं करना कहीं आपने अपनी सर्विसेज कहीं और नहीं, सर्विसेज कहीं और नहीं देनी। तो ये अब आपकी एथिकल बाउंडिंग होगी कि आपने सर्विसेज कहीं और नहीं देनी, आपने एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ, ठीक है, जो अब उन्होंने आपको दिया। अगर उस वक्त बिल फर्ज उसके नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ये वाली बात मेंशन है, जो उसने पूरा बुलंदा आपको दिया पढ़ने के लिए कि ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़, जिस तरह उसने भी मेंशन किया है that to affected parties when they do exist, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका आता है किसी और चीज़ के साथ, ओके, किसी और कंपनी के साथ आ जाता है, माइट भी इंसानियत के साथ ही आ जाता है, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपने कोई ऐसी चीज़ डिवाइस कर दी है जो अव्वल तो भी आगे आएगा कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, जो हो सकता है कि दुनिया में मौजूद किसी किस्म के इंसानों के लिए काबिल एतबार या काबिल इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो आपने करना कि ना टू अवॉइड रेल की, अच्छा यार ये चीज़ उनके लिए है ही नहीं, या हो सकता है कि फलां रह के उसके अंदर ये चीज़ फलां कम्युनिटी इस्तेमाल ना करे, ओके। तो इस तरह के जितने भी अभाम आपके जहन में हो सकते हैं, आपको पहले से उसको डिस्क्लोज करना, ठीक है, कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेस ना हो कि भाई दो लोग थे, उनका इंटरेस्ट सेम था या उनका इंटरेस्ट डिफरेंट थे, कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ओके। टू बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक इन स्टेटिंग क्लेम्स और एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा। आपकी नौकरी बचाने के लिए आपने ये नहीं कह देना कि पाकिस्तान के वतन अजीज के अंदर 5G ना आया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। आपने कुछ होमवर्क किया कि जनाब फलां प्रोडक्ट बनानी चाहिए, ठीक है, आपको उसको डेटा शेट आया, उस डेटे को आपने सही तौर पर एनालाइज करना है, ऑनेस्ट रहना है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर आपका क्विज आ गया, क्विज के आंसर का आपको टीचर ने बता दिया कि भाई इसका आंसर है 5 एम्पेयर आना चाहिए, इस आपने 5-6 मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर दिए, 5 एम्पेयर आगे नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं करना कि सर हाँ जी 5 एम्पेयर मेरा आ गया, या आपने फोर्सफुली एवं कोई फोर्जरी वगैरह करके 5 एम्पेयर देंगे नहीं आ, इस बात पे क्यों हंस रहे हैं? ये इंडस्ट्रीज वगैरह की बातें हो रही हैं, आप लोगों से रिलेटेड कोई बात नहीं है, कसम, ठीक है। यहाँ तब तक मजे का लगता है ना जब लोगों के बारे में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, है की कह रहे हैं तुम, ओके। सो कंडक्ट इज डिफरेंट। तो इसीलिए हम सारी बातें जो है वो लोगों की या इंडस्ट्री की वगैरह कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत हरगिज़ नहीं। तो फिर इस तरह के आपने अगर कोई जो डेटा की बेस पर कोई स्टेटमेंट्स देनी है कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल निकम्मी प्रोडक्ट, लेकिन आप उसकी स्टेटमेंट ऐसी बना दें फंसी हो बली कि जनाब इससे ज़्यादा दुनिया में प्रोडक्ट ही नहीं बन सकती, ओके, या बनाने के लिए आप प्रपोजल लिखें, ओके। दैट वाज नंबर 3, टू रिजेक्ट द नॉलेज फॉर्म। ये क्या लफ्ज़ है? ये क्या लफ्ज़ होता है? ड्राइवरी, ये लफ्ज़ पहली दफ़े सुन रहा हूँ। हाँ, ये क्या होता है? रिश्वत। आप लोगों ने सुना है ऐसे अल्फाज? ये शायद उनकी कंपनी सोसाइटी वगैरह में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता हो। टू रिजेक्ट ब्राइबरी नॉलेज फॉर्म्स, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इससे, यानी क्या होता है जब चीज़ें पता नहीं तो हम कैसे रिजेक्ट या असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता हो है? मिठाई भी कहते हैं। मिठाई? रिजेक्ट स्वीट्स, to reject sweets in all its form, okay.
क्या हो सकता है कि यार ये चला तुझे चाय पिलाता हूँ ये असाइनमेंट है, चाय पानी लाओ, असाइनमेंट देनी है मुझे, या कोई होते देख नहीं रहा होगा आप मैं भी खलो पढ़ा दूँ है, वो चीज़ें तो नहीं इसमें आती हैं। या वो क्या था, कोरोना दिन चल रहे, ऑनलाइन हो गया, मेरी जगह क्लास थी, अटेंडेंस ला दूँ, मेरा एग्जाम दे दूँ है, वो उसमें तो आपकी ना उसको की वो देते हैं दोस्ती यारी की बुनियाद पर होता है ना, तो उस वो तो इसमें नहीं आता। हाँ नहीं वो उनकी बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात है। To improve the understanding by individuals and society of capabilities and social implications of conventional and emerging technologies, including internet। हाँ जी, आपने अपने आप को अपग्रेड करते रहना। ये एथिकल बाउंडिंग उसने कंडक्ट में नहीं किया अपने आप, उसने एथिकल कहा कि आप इस जॉब के ऊपर आ गए, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने आप को अपडेट करते रहना है मुल्की और इलाकाई हालात के मुताबिक, ठीक है, अपनी और सोसाइटी की कैपेबिलिटीज़ की बेटरमेंट के लिए आपने काम करते रहना। ये नहीं करना कि आज जब तक मुझे CEO कहेगा नहीं तो मैं तब तक जो है ना सोचूंगा ही नहीं कि अगली टेक्निक क्या होनी चाहिए। iPhone 12 आ गया तो बस अब iPhone 13 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या पानी से चलने वाली गाड़ी आ गई है तो अब हवा से चलने वाली गाड़ी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, like this to maintain and improve our technical competence, तकरीबन शायद वैसी बात, and to undertake technological tasks for others only, ये ऊपर वाला काम आपने करना है if qualified by training or experience or after full disclosure of parental limitations। अन्य वाली यादना में काम कर लेगा परमानेंट नौकरी तरफ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो वो भी जानता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने ओनली इफ क्वालिफाइड बाय ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो आपने जब फिर वो काम कहना है कि जनाब ये मैं काम कर लूँगा, इम्प्रूव आवर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, हमारा भी काम करना है या आपने अपना भी काम लेके आना है, तो आपने उसका एक्सपीरियंस या उसके ऊपर पूरा होमवर्क करके फिर आना है, ऐसे ही नहीं आगे लगे पाया जाए कि मैं काम को कर। नंबर 7, तुम खोला नहीं हुआ, to seek, accept and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors and हाँ जी, कोई दूसरा बंदा आपका सबऑर्डिनेट काम करके ले आए, वो होता ना कि जनाब दुनिया में काम कर ही मैं सकता हूँ या काम ठीक ही मैंने करना है, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी करने के लिए उसमें तुम कहते हैं आप दे दे, वैसे ही आप बॉस बन गए और आपका सबऑर्डिनेट कहता है जनाब में नई मशीन आ ऊपर होगा, ये नहीं पता कि हम इलेक्ट्रिकल नहीं, ठीक है, या आपको कोई कॉम्पिटिटिव है वो भी काम ले आया आपने, अच्छा वेगा कितना पास कराना है उसके बाद, ओके, कहते पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, ओके, लेग पुलिंग नहीं करनी, कंपनी की बेटरमेंट में ये चीज़ें नहीं चाहिए, कंपनी की बेटरमेंट नहीं होगी तो फिर आपकी सराउंडिंग आपकी अपनी के साथ, तो आपने ज़रा क्रिटिसिज्म वगैरह करते हुए सीक, एक्सेप्ट एंड अदर एंड ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ये बात सीक और एक्सेप्ट, टू एक्नॉलेज एंड करेक्ट एरर्स एंड टू क्रेडिट प्रॉपरली द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर, दूसरे कंट्रीब्यूशंस को आपने प्रॉपरली नॉलेज किया। आप 3 लोगों ने मिलकर प्रोजेक्ट में काम किया और आपने जाकर बता दिया सर काम नहीं मैं किया 2013 से, ठीक है, और हाँ आखिरी दिन आपको उसी वक्त ही पता चला हो कि प्रोजेक्ट है क्या, या फिर आप टीम के अंदर काम कर रहे हैं या यू आर द बॉस और बाकी लोगों ने काम किया है और आप अपने बॉस के पास जाके सर देखो मैं की काम कर रहा हूँ, जब तुम मैं 4-5 निकम्मे बंदे देते ना काम ही नहीं करते,
देखो वो गल्ला की करना है, ठीक है। ये अपनी टीम की किसी और की तरफ से आप उठा के ले, ठीक है, किसी और की थ्योरी थी आपने अपने नाम से जड़ दी कि जनाब देखो मैं मेंशन कर दी। ओके, इस तरह की चीज़ें जो है सर ये सीक एक्सेप्ट एंड ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, हाँ इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? एक्सेप्ट में भी होता है एक्सेप्ट तो सर ये है कि हम अपने आप ऑनेस्ट को offer to नहीं, consideration करते हैं। मेरे बॉस ने कह दिया कि यार ये जो है ना ये सही है, एक्सेप्ट ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है। बॉस है भाई, उसने मेरी अप्रेजल लिखनी है, 1 साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है सर आप जो कह रहे हैं ठीक है। एक्सेप्ट द ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है ना, इससे बड़ा केस हो सकता है जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री वगैरह या आपकी जेडी जो है उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सीक सीक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, यही बता टू सीक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्निकल वर्क, टू एक्नॉलेज एंड करेक्ट एरर्स एंड टू क्रेडिट प्रॉपर्ली द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर। अगर मेरा दोस्त है यार, बचपन से मेरे साथ पढ़ता आ रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन को मुझे जो है ना वो क्या देना चाहिए, हाँ इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन। सीक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ क्या था, क्रेडिट एंड टू क्रेडिट प्रॉपर्ली। टू सीक से जुमला स्टार्ट करता हूं मैं और टू एक्नॉलेज पे आ जाता हूँ, बाकी बीच में सारी चीजें खत्म करूँ। टू सीक, एक्नॉलेज एंड करेक्ट एरर्स, ठीक है, वो पिछले वाली सेंस ले लेते हैं ना। Yes, sir. ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्निकल वर्क, टू सीक एंड टू क्रेडिट प्रॉपर्ली द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर। दूसरों के जो कंट्रीब्यूशन है, अनड्यू कंट्रीब्यूशन भी आपने एक्नॉलेज नहीं कर देना, ना ही अनड्यू आपने टेक्निकल क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट या उससे रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा सर एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म तो ये होगा ना, जैसे आपने कहा कि हमने कोई आइडिया दिया, कोई भी हम चीज़ बता रहे हैं, उसमें क्रिटिसिज्म आता है, क्रिटिसाइज करते हैं। क्लास कितने बजे खत्म होगी? 11 हाँ ठीक, सॉरी जी प्लीज़ 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 एक्सेप्ट हो गया ये कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने क्रिटिसिज्म कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करना है। कर लिया या नहीं किया, दोनों को पूछते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एक्सेप्ट भी कर लिया, सीक भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म का क्या मतलब? और उसके बाद में पहले बात हो रही थी कि आपका कोई कंपेटिटर है, आपका कोई लीक है, या आपका कोई जूनियर है, या फिर आपका कोई सबऑर्डिनेट है, वो लेके आया कोई काम, कोई बड़े पैमाने का करके ले आया, वो एक ही करने आया, ठीक है। लेकिन आपने दिल में तो आपको टेक्निकली बोला था काम करना है, लेकिन जस्ट टू ग्रिल हिम आपने और यार है कि कर देना है, ये तो पढ़ के आया। ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि आपने जो उसको क्रिटिसिज्म, ठीक है। अच्छा इसके फिर बाद में आगे प्रोफेशनल वेज और भी आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो गलत भी करके गया है, वो मोटिवेशन और बाकी एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि फिर आपने उसको पंप कैसे, उसको आपने प्रॉम्प्ट कैसे करने के, अच्छा यार करके तो गया इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है, इट कुड बी हेल्पफुल। तो मैं इसको ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म दे दूँ, ठीक है, इन अ वेरी गुड वे। काम बिल्कुल बेकार करके ले गया, टाइम ज़ाया कर दिया, एनर्जी ज़ाया कर दी, लेकिन आपके लिए जज नहीं है, इट हैज़ सम स्पार्क्स, he or she to do work if try to mold the situation in order to try to guide him in this way, तो वो आपने किस तरह से करना है। आपका क्रिटिसिज्म ऑनेस्टी है, ठीक है, आपने कोई काम नहीं किया, आपने इसी को कहना। अब आपके अल्फाज कैसे होने चाहिए, ये खैर हम इस चीज़ से हट गए हैं थोड़ा सा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सवाल से जो है मेरे ज़हन में आ गई कि आपने उसको ये कड़वी गोली मीठे रैपर में कन्वे कैसे, ठीक है। तो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म सवाल था कि आपने कैसे देना है। यस सर, ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। जी, इसमें दोनों आ सकती है ना कि किसी ने कोई काम नहीं किया और आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया कि वो आपका बॉस था,
बॉस लेके आए हैं प्रपोजल जो कि आपके लिहाज में बिल्कुल ही फारिग, इससे सिर्फ और सिर्फ बॉस की तरक्की के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, मुल्क को कौम का कोई वसी तल्लुकात वाबस्ता नहीं। इसके साथ क्या हम ये रिलेट कर सकते हैं टू डू ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म? इफ वी जी। फाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट और रिजल्ट, ऑनेस्ट हम क्रिटिसिज्म, अपना क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं, हाँ, तो इज इट ये एथिक्स में जाएगा? इसके मुताबिक तो है कि भाई ये काम जो है ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन आप क्रिटिसिज्म, ठीक। उसको जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा था उसको मैं कंप्लीट करूँ कि आपका बॉस जो है वो ले आया अपनी सीवी को बेटर करने के लिए, जनाब इससे ये बड़ा प्रपोजल है, इससे जनाब मुझको काम तरक्की कर देगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की कर देगी, और आपको पता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आपको ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म उसको हाँ में हाँ नहीं मिला देनी कि हाँ सर क्या बात है जनाब, वाह 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 वाह, सर ने क्या प्रपोजल दे दिया, सर ने क्या बात कर दी क्लासरूम के अंदर हमारे सर, ठीक है, तो सर ने नहीं बात कर दी, लेकिन आपने कहा यार इस बंदे के अच्छे नंबर है सर, क्या बात, ओ क्या क्या बात कर आपके तजर्बे की बात है, ठीक है। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म आपने करना है सर, नहीं अगर ऐसा करना है, ओके। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करते हुए वो फिर हमने बात कर दी कि कड़वी गोली को मीठे रैपर में पैक कैसे आपने, ओके ओके okay, to treat fairly all persons and not to engage in acts of discrimination. Okay, that's a very good thing. Discrimination. किसी भी बुनियाद पर आपको फर्क नहीं रखना चाहिए मासवाए तकवे, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा बोल गया था इस्लामी टच हो, आपको काम को बुनियाद रखना है। आपको जब किसी की इवैल्यूएशन करना है, चाहे आपका सबऑर्डिनेट है चाहे आपका बॉस है, सबऑर्डिनेट की इवैल्यूएशन हो सकता है आप उसके फॉर्म के ऊपर करें, लेकिन अपने बॉस की इवैल्यूएशन को आपने उसके मीटिंग के दौरान या वैसे दूसरा भी हमने पहले एग्जाम्पल, कोई भी आइडिया ले आए हैं बॉस तो बिल्कुल ठीक है, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। खैर उसमें आगे कुछ टाइप्स दी हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, रेस पर हो सकती है, और राणा साहब आए, मैं भी राणा, ठीक है, राणा राणा नहीं नाम हमारे तो राणा नहीं लगता, राणा साहब आ गए तो ये गलत बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। रेस, रिलीजन, माशाल्लाह, इसके ऊपर ये जो चीज़ है वो गोली खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुल्क कौम के वसी तर मुफाद में हम इसके ऊपर रोशनी डालने की बजाय आगे चलते, ठीक है, ओके। जेंडर, रिलीजन मीन्स कि मैं भी मुस्लिम हूँ, ये बंदा भी मुस्लिम है, तो भाई इसका काम तो कर देना चाहिए, ये बहुत इंसानियत की जो है ना, वो मैं यार मेरा नाम और रिकॉर्डिंग भी हो रही है गोली वाली बात, ठीक है। तो बहरहाल वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने रिलीजन की बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, ठीक है, कि ये अगर किसी दूसरे रिलीजन का है जिससे मेरा कॉन्फ्लिक्ट है तो मुझे इसका काम या ये इसकी बात इंटरटेन नहीं करें, ठीक है। ये चीज़ वो कंपनी के मुफाद में नहीं है, उनको कौम वो हम सारा कुछ होता है। जेंडर, डिसएबिलिटी, कि यार ये काफ़ी नहीं है, नहीं कम है, ठीक है, या इसको सही बोलना नहीं आता तो इसको क्या पता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, डिवाइस कैसे बनाना है। डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी इसकी आ सकती है। बहरहाल ये मैं रिलीजन वाली बात पर वापस आ रहा हूँ, ऑन द सीरियस नोट अगर हम इसको देखें, दैट्स अ वेरी गुड डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर विद इन एनी सोसाइटी, कि जनाब ये चूँकि अपोजिट रिलीजन का बंदा है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि इसको हम बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, मुस्लिम भाई आ गया, इसका काम करना बहुत बड़ी नेकी, वो जो चीज़ें हैं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, हम वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना उसको मद्देनजर रखें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात पहले आ चुकी है कि अगर आप एक हैं किसी पोजीशन पर हैं और आपके सामने दो लोग आ जाते हैं और ग्रेटर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट फॉर द जॉब इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद योर रिलीजन,
तो आप जस्ट इस बेस पर कि इसका रिलीजन ये है और मैं अल्लाह को जाकर मुँह दिखाऊंगा कि देखो कुरान में आपके नबी के उम्मती के इतने बंदे भक्ति कर लिए थे कर लिए। तो इसके मुताबिक मैं इस्लामी टेस्ट की बात नहीं कर रहा, इस्लाम के मुताबिक की बात नहीं हो रही है। इस्लाम भी यहीं पर ही, इस्लाम भी कह रहा है कि व्हेन यू हैव साइन यू हैव टू अबाइड बाय दैट। ऐदो पैमान के बारे में बहुत ज़्यादा आयात रिवायत है, ठीक। तो ये एक चीज़ होती है जिसकी तरफ से अटैक हमारे जैसी सोसाइटीज़ में बहुत आसानी से किया जाता है। ओके, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। जेंडर डिसेबिलिटी, जेंडर सिंपल से जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन जो सकती कहना, ये जो है वो लड़की है तो इसका काम नहीं करना, जब मेरा बॉस है मेरी जो सब रिलेट है ये लड़की है तो इसको जो है वो नहीं, ठीक है। या ये जो है वो मर्दों का मुआशरा है, मैं देखती हूँ अपने मर्द कैसे तरक्की करते हैं, आप बॉस करते हैं, ठीक है। इन बहुत केसेस को नहीं कर सकते, ओके भाई, ठीक है। बाकी ये है एज है, नेशनल ओरिजिन, ठीक है। आप कहीं पर बैठे हुए किसी फॉरेन कंट्री में और अपने देश का बंदा आ जाता है, अपने देश का काम आ जाता है, ठीक है, अपने देश से प्रपोजल आ जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो करना ही, ठीक है। नहीं करना भी सही नहीं है, करना भी सही नहीं है, जस्ट इस बेस पर कि ये मेरे वतन से आ गया वगैरह वगैरह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो 8 में ये जो 8 है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख सकते हैं। To avoid injuring others, their property, reputation, employment by false or malicious action. आपका अपना गतूस सही नहीं था पूरे साल, अटेंडेंस पूरी नहीं थी, काम शाम आपने कोई नहीं किया, और इन द एंड जब आपका बॉस आपकी अप्रेजल सही फील ना करे तो आप पूरी दुनिया में बता दें है ही बंदा ही सही नहीं, ठीक है। आप इन कामों की अंदर करना नहीं आता तो फिर आपने इस तरीके से बयान करना है। आपके पास एक पूरा चैनल है, अगली लाइन उस पर आ अपनी कंपनी के बारे में या अपने फेलोज के बारे में आप इनको इंजरिंग अदर्स इन टर्म्स ऑफ आगे उसको दिया है किसी की प्रॉपर्टी रेपुटेशन। एक लफ्ज़ के अंदर पूरी केस स्टडी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं तो आप साथ साथ करते रहें, ठीक है, ताकि हम ये डिस्कशन को फ्रूटफुल बना सकें। ये 10वीं चीज़ मेरे ख्याल से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, टू असिस्ट कोलीग्स एंड कोवर्कर्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टू सपोर्ट देम इन फॉलोइंग दिस कोड ऑफ एथिक्स। आपका एक दोस्त है जो कहता है नहीं जनाब कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक मैं असाइनमेंट आपको नहीं दे सकता कॉपी करने के लिए, और आप उसको फोर्स करें नहीं नहीं तू क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, सॉरी माय अपॉलॉजी, ओके। या आप उसको किसी दोस्त के थ्रू करवाएं, आप आपको चाय पानी नाश्ता शाश्ता लंच वंच करवाएं, ओके। तो आपको उसको असिस्ट करना चाहिए ताकि वो ये कोड ऑफ एथिक्स आपको उसको हेल्पफुल होना चाहिए। अगर वो आपको असाइनमेंट नहीं देता कॉपी करने के लिए तो आप उसको इनकरेज करना चाहिए कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरी बहुत मेहरबानी, तूने मुझे सुधार करता है, आइंदा तू वही मेरा है, ठीक है। मेक सेंस? तो बजाय इसके कि आप उसके जानी दुश्मन हो जाए जो ऊपर 9 के अंदर है, उसको इंजॉय करना है, उसकी रेपुटेशन इंजॉय करना है। अगर वो तो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर काम नहीं करना तो फिर आपके पास एक प्रॉपर चैनल होगा उसको ठीक है। और अगर वो कोड ऑफ एथिक्स को डैमेज कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आपको उसको जो तरीका है एक तरीके से बात करनी है, वो आपको फॉलो नहीं करने दे रहा है तो फिर आपको एक तरीके से समझना कि हैरान की जा रहा है, ओके नहीं। यहाँ तक थी बात। अब वो आगे कह रहा है कि जो हमने बात की थी कि हैरान की अगर आपके साथ इशू होता तो आपको कैसे उसको जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। तो उसका एक इनडायरेक्ट
जवाब उसने यहाँ पर दिया कि अगर ये कोड ऑफ एथिक्स है, अगर आपको इसको चेंज करना है, आप कहते हैं इसके अंदर ये चीज़ जो है ये फजूल है। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि वो जो लफ्ज़ हमें नहीं आ रहा था, हाँ नंबर 4, टू रिजेक्ट ब्राइबरी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, ठीक है। तो ये आपने ऐसी लाइनें पढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पर ऐड किया हुआ, इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। या आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसके आप 11वां पॉइंट ऐड करवाना चाहते हैं कि एनी टास्क असाइंड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी, कि जनाब बॉस कोई भी टास्क दे देंगे तो मुझे उसको करना ही करना है, ये भी एथिक्स के अंदर आता है। बिल्कुल आप कहते हैं कि तो फिर आपको कैसे ये कि आप जाकर वो कोड ऑफ एथिक्स निकालें, उसके अंदर खुद ही कच्ची पेंसिल से लिख दें, नहीं ऐसा नहीं, उसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, आप करें, ठीक। तो उसको उसने एक चैनल दिया हुआ है कि भैया आपको 3 महीने पहले वो चीज़ रिपोर्ट करनी है, फिर जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उनकी वोटिंग से कितने बंदे वोट देंगे, इकट्ठे होने वाले लोग कितने होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर 10 सेकेंड, मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं जो कि उस डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं, कंपनी ने बनाए हुए, उनमें से कितने लोग इकट्ठे हों तो फिर मीटिंग हो सकती है या उसके ऊपर फैसला या वोटिंग हो सकती है, और जितने लोग इकट्ठे हों उनमें से कितने लोगों का वोट आपके हक में डालना ज़रूरी है तो फिर अमेंडमेंट होगी। तो वो उसमें एक तरीका कार है, ठीक, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, मिसाल के ऊपर आपके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है या आपको कोई फेलो, 10वीं कंडीशन थी कि आपका कोई फेलो जो है वो आपको आपका काम करने नहीं दे रहा, असिस्ट नहीं कर रहा आपको, टू फॉलो द एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो फिर एक हिरार्की है, आपको फलां बंदे के पास जाना है, अगर वो बंदा भी आपकी बात नहीं सुनता फिर आपको फलां बंदे के पास जाना है। मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया और आपके मार्क्स बनते थे 15 और मैंने आपको दे दिए मार्क्स 20, ठीक, तो आपको अपने HOD को रिपोर्ट करना चाहिए कि सर जो है वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, देखिए 15 नंबर मेरे बनते थे, उन्होंने मुझे दे दिए 20 नंबर। आपके HOD कहते हैं नहीं यार चलो 20 ही बनते थे, उन्होंने जो है ना तो 20 ही दिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं जनाब नंबर तो बनते थे 15, फिर आप क्या करेंगे, आप अपने डायरेक्टर के पास चले जाएंगे। ये मैं अपने कॉन्सेप्ट के चैनल की बात, इस तरह आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी एक चैनल है, डायरेक्टर साहब आप कहते हैं नहीं यार नहीं ये तो 22 बनते थे, फिर तुम्हें 20 नहीं, क्या सर कैसी बात करते हैं, मैं तो 15 नंबर बनते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर डायरेक्टर साहब के पास चलेंगे कि सर मुल्क कौम के वसीम मुफाद में कोड ऑफ एथिक्स मुझे ये कहता है कि ये देखेंगे मैंने काम किया, सर्किट सॉल्व किया और ये देखें सर ने सोल्यूशन दिया और इस स्टेप के इतने नंबर है, इस स्टेप के इतने नंबर है, इस स्टेप के इतने नंबर है और इसके मुताबिक मेरे नंबर बनते हैं 15 और सर ने मुझे दे दिया 20 और मैं थ्रू प्रॉपर चैनल आया हूँ, मैंने सर को भी बता दिया है, मैंने डायरेक्टर साहब को बता दिया है और अब आपको बता रहा हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे 15 नंबर बनते हैं, मुझे 15 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर साहब कहते हैं नहीं भैया तुम्हारे तो 25 बनने चाहिए, ठीक है, या चलो ठीक है, वो कहते हैं नहीं भैया आपके 20 ही बने। अब फिर आप क्या करेंगे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही और आप समझते हैं कि आप बिल्कुल हक सच पर हैं, ठीक है। या हो सकता है कि मीन वाइल हर बंदे ने आपसे डिस्कशन की हो, आपको कन्विंस करने की कोशिश की हो और आप कन्विंस नहीं, फिर आप चांसलर के पास चले जाएंगे या कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे या जो भी जिस भी जगह पर आप हैं उसके वहाँ से भी आप तसल्ली नहीं होगी तो फिर आप कोर्ट चले जाएंगे। ये मैं यहाँ की इनके अगर आप डायरेक्टर साहब से बात करें, डायरेक्टर साहब से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि बेटा ये चैनल है सारे, आप इसको फॉलो करें। चांसलर तक का तो लास्ट में बताएंगे, आगे कोर्ट वाली कुछ चीज़ मैंने खुद ही जाना है बीच में, आपकी सली नहीं होगी ना भाई, कोर्ट तो देगा ना इंसाफ आप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चैनल बन जाए, ओके, तो इस तरह जिस भी कंपनी में आप होंगे वहाँ पर एक चैनल एक हिरार्की होगी कि आप अपनी चीज़ कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह, ओके। सो आपको वो हिरार्की फॉलो करनी चाहिए, ना कि आपको लगा कि मेरे तो नंबर आने चाहिए थे 15 और आगे 20 तो आप फौरन उठकर आपने हाई कोर्ट के लिए जाकर पटिशन दायर कर कि देखें आप ना इंसाफ़ी हो गई है, नंबर मेरे बनते थे 15 और ये इसका सबूत है और टीचर ने मुझे दे दिए 20, तो टीचर जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करता।
ठीक है यार, अजीब गरीब मिसालें भी सुना करो भाई। तुम्हारे दिल में क्यों आता डिस्क्रिमिनेशन या बाइसनेस से यही आता है। ओके ओके यार, इतनी खुश चीजें थी उनको मैं ऐसे ही पढ़ा। ओके, अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि भाई आपको यहाँ पर जॉब मिल गई है या आप एक एज एन इंजीनियर का आप पे टैग लग गया है, तो अब आपने रहना सहना कैसे, चाहे आपने इस कंपनी में रहना है या एज एन इंजीनियर रहना है, तो IEEE जी जनाब। सर जैसे जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं, एथिकल कोड जो है, ये मुझे ना इसमें इशू है। हाँ हाँ प्लीज प्लीज बोले। इशू ये है कि जो इसमें लिखा है टू असिस्ट कलीग्स एंड कोवर्कर्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर ये स्टार्ट हो जाए 50-60% पे चले जाए तो जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो तो जीरो हो जाएगा। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, ओके। एंड टू सपोर्ट देम इन फॉलोइंग दिस कोड ऑफ एथिक्स, वो ठीक है। ये वाली बात तो होगी कि किस तरह से आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, टू असिस्ट कलीग्स एंड कोवर्कर्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, आप दोनों एक सर्किट को सॉल्व करने में लगे हुए, ठीक है, और मीनवाइल आपको फील हो गया कि यार इसको ना ये टेक्निक्स नहीं आती, तो अब आपको ये पता है कि यार अगर ये फलां कोर्स कर ले तो इसको ये सर्किट सॉल्व करना आ जाएगा, या अगर मैं इसको फलां टिप्स दे दूँ या फलां वीडियो का लिंक दे दूँ या फलां बुक रिकमेंड कर दूँ, फलां चैप्टर बता दूँ, यार ये तो अच्छा तो थैवलन में आपको फील हुआ, थैवलन में उसको मसला आ रहा, ठीक है, तो अब आप उसको असिस्ट कर रहे हैं, टू असिस्ट कोलीग्स एंड कोवर्कर्स। अच्छा, इसकी एक और भी फॉर्म हो सकती है कि आप उसकी इससे का काम करके उसको दे देंगे, थैवलन नहीं आता, मैं तेरे असाइनमेंट बना दूँगा, परेशान भी हो गया। ओके, सर मैं एक केस की बात कर रहा हूँ छोटा सा, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई हमें काम मिला है, ओके, एक टीम को काम टास्क में नहीं एक काम दिया गया एंड बॉस सेट के जो काम करके लेकर आएगा ना ये चीज़ सॉल्व करेगा। ओके, वो जो है ना वो मेरे से नहीं, ऑब्वियसली अपनी आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट उसको बॉस को नजर आएगी। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेशन आप काम खुद कर रहे हो और आपका असिस्टेंट या कोलीग आपके साथ जो है ही इज ऑल्सो ट्राइंग कि वो आप दोनों थैवलन थ्योरम के मुताबिक एक सर्किट सॉल्व करें फॉर द, और आपको पता है कि जो सही सॉल्व करके लेके जाएगा उसको एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये सवाल है। अच्छा जी, तो पहले तो यही क्या ये चीज़ इस ये जो केस है ये इस उसके अंदर आ भी रहते हैं, असिस्ट कोलीग करना ना, ये तो इंडिविजुअल टास्क है। कलीग तो है ना हमारा, बट आपने यहाँ पे लिखा है ना कोवर्कर्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हाँ, तो अब आप वो अगर आपसे आगे कहता है कि भाई मुझे थैवलन थ्योरम नहीं आता, ठीक है, तो एथिकली आपको उसको रेफर कर देना चाहिए कि भाई ये चीज़ मटेरियल ये पढ़ लो और फिर आपको थैवलन थ्योरम आता है। ओके, आप ये ना सोचें, ये ना करें कि नहीं यार अगर मैंने इसको थैवलन थ्योरम सिखा दिया तो फिर ये सर्किट भी सॉल्व कर लेगा, मैं भी सर्किट सॉल्व कर लूँगा और फिर देखा फिर तो बॉस मुझे नहीं देगा। इट्स नॉट क्या, इट्स एथिकल टू टीच हिम, इट्स नॉन एथिकल टू टेक द थिंग्स विदिन यू, कि मैं इसको थैवलन थ्योरम ना सिखाऊं। नॉन एथिकल ये चीज़ है कि आप उसके बिहाफ पर थैवलन थ्योरम खुद से सॉल्व करें, लेकिन इस जो आपने स्पेसिफिक केस दिया है यहाँ पर आपका कंपटीशन है, यहाँ पर आप ये वाली काम नहीं करें, यहाँ पर आप चाहेंगे कि उसको अल्लाह अगर उसको थैवलन थ्योरम आता भी है तो भूल जाए, या अल्लाह गजनी बन जाए बनवाना, ठीक है, ओके, तो अब आप ये नहीं काम करें, सेम टास्क है, एक डिवाइस के ऊपर करना है। इस पॉइंट की वजह से ना अक्सर जज किया जाता है मुझे कि ना ये असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता बंदा, हाँ, तो मेरा पॉइंट इसके पीछे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग गुड स्ट्रॉन्ग है कि यार सुने, ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, जो आपकी वैल्यूएशन है वो ऐसे ही है, केस स्टडी दी गई है और आपसे आपकी इनपुट पूछी जा रही है कि आप इस केस में इस कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक क्या करेंगे, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग चलेगी, हो सकता है वो दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग से 100% डिफरेंट, सेम कोड ऑफ एथिक्स है, सेम कंपनी है, सेम केस स्टडी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट्स वेरी गुड। जी जनाब, शाबाश। मेरे से पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि इफ यू हैड टू अपग्रेड योरसेल्फ इन अ स्पेसिफिक टास्क देन यू शुड नॉट असिस्ट समवन एल्स। इसकी वजह से जज किया जाता है कि ये असिस्टेंट नहीं कर सकता बंदा, बट मेरा पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि अगर आपने अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट करनी है, डू नॉट हेल्प, आप अपनी करो,
दूसरों को अगर आप सपोर्ट करने लग जाएंगे देन दे विल आल्सो बी इन योर रेस। ओके वो उसके साथ कम्पीट करने लग जाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनल इंप्रूवमेंट मैटर करे। इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ टीम वर्क, अगर आप हाँ। इंडिविजुअल काम करें, इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं, अपनी अपनी आपने इंप्रेशन क्रिएट करना है कंपनी में और अपनी प्रमोशन लेनी है, आपको पता है क्या चैनल है, आप देखते आए, यू डू नॉट हेल्प ईच अदर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप हेल्पिंग पे लग जाएंगे तो आप हेल्प करते रहेंगे। अगेन कि उसको भी वो मैथड आ जाएगा और हो सकता है कि उसको आपसे ज़्यादा मेथड्स पहले से आते हो और फिर वो आपको बीट करते हैं। If I know that I have something 2 or 3 points extra as compared to him or her, तो हाँ। मैं उसको हेल्प ना करूँ, ओके मैं अपनी प्रोग्रेस पे रखूँ। और बट इन केस ऑफ टीम स्टडी मतलब कलीग्स अगर हैं तो कोई ये काम है, एक टास्क आपकी टीम को मिला तब तो ये चीज़ आप कहते हैं इम्प्लीमेंट होती नहीं है। इम्प्लीमेंट ये हो रही है जब आपने इंडिविजुअल टास्क करना है और इंडिविजुअल टास्क में भी कंपटीशन आ जाता है कि जनाब इसकी बेस पर ये डिसाइड होगा कि कौन। अच्छा, क्या हम इसको वाइस वर्सा लेके चलें? यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको हम दोनों एक ही कंपनी में एक ही सीट पर काम कर रहे हैं और हम दोनों को एक टास्क दिया गया है और वो टास्क अटेन करना मुझे आता है और आपको नहीं आता, और मेरी कंपनी कहती है असिस्ट कोलीग्स, तो क्या ये थ्योरी अब आप मुझे भी अप्लाई करवाएंगे Yes, कि sir. मुझे आपको नहीं बताना नहीं चाहिए बताना चाहिए आपको, बिकॉज क्योंकि फिर मेरी प्रोग्रेस आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आई हैव टू डिवाइस माय ओन वेज, ओके मुझे खुद डिवाइस करना चाहिए। आई शुड Okay. नॉट सीक फॉर हेल्प इफ देयर इज अ कंपटीशन। मेरा रीजनिंग पीछे है। आपको अपने कंपटीटर से जाकर मिन्नत करना नहीं करना चाहिए उसके कि भाई नहीं भाई नहीं, नहीं, ये तो मुझे देयर पता इज है। अ कंपटीशन। ठीक है, नॉट दैट्स इन गुड क्लास थॉट। नॉट इन क्लास नहीं, तो ऐसा लगेगा जैसे मैं नहीं, मैं पूछता हूँ thing is- यहाँ पे तो हेल्प लेता हूँ, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट आप जो आपकी असाइनमेंट आएगी या जो आपका क्विज होगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा, वो होगा इसी की रोशनी में। आपने अपनी इसी लेवल के टास्क आपकी केस स्टडी इस लेवल की होगी। सो इट शुड बी, क्योंकि अभी तो आपकी इमेजिनेशन इतनी परवाह नहीं कर रही ना, और आपकी परवाह इतनी नहीं है कि आप कंपनी लेवल की बातों में जाके सोच रहे हो, तो अभी तो आपके जहन के अंदर यही वाला लेवल चलना चाहिए ना, तब आप कंपनी के लेवल पे जाकर बात करेंगे। ठीक है, हम क्लास की इज दिस पॉइंट वैलिड कि अगर आपको पता है आप मेरी स्टेट पे स्टैंड कर रहे हैं और मेरा वो पॉइंट आप फॉलो कर रहे हैं कि शुड नॉट हेल्प नहीं ये आई सब शुड कुछ डिवाइस वेज। ये सब कुछ आपकी व्यू है, ये पर्सनल इसके ऊपर चल रहा है कि आपने जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको ट्रांसलेट अपने लेवल पर कैसे किया, आपने अपने लेवल पर उसको जैसे टू रिजेक्ट ब्राइबरी इन ऑल इट्स फॉर्म। ऐसा केस ये आ सकता है कि कोई कहे कि यार ये जो चीज़ आप बात कर रहे हो ब्राइबरी है ही, तो मैं इसके ऊपर क्लॉज नंबर 4 इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, ये ब्राइबरी कहाँ से आ, तो इट्स यू। जो हमारा केस स्टडी होगा उसको मैं क्वेश्चन ये होगा कि आपके मुताबिक आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो आप किस कंडक्ट की बेस पे करेंगे, उसको रेफर करें कि जनाब फलाने कंडक्ट के मुताबिक मैंने ये काम किया, या फलान कंडक्ट के मुताबिक मैंने ये काम नहीं किया, कौन सी एथिकल ऑब्लिगेशन थी जिसके मुताबिक आपने ये काम किया या नहीं किया। फिर आप जस्टिफिकेशन देंगे कि जनाब IEEE के कोड ऑफ कंडक्ट के 5वें पॉइंट के मुताबिक मैंने ये वाला काम किया। जो भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो इट मैटर्स, आपकी डिस्कशन बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो वो आपका मुताबिक जो है वो ऐसा होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड। और हो सकता है कि इसके मुताबिक या मेरे मुताबिक इसके बिल्कुल 100% ऑपोजिट हो, दैट्स माय इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट क्लॉज। ओके, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। ठीक है, हम इसका जवाब आपके ऊपर है ना, इसका बिल्कुल सही गलत मैं नहीं बताऊंगा। इसका बिल्कुल वो साथ जो पॉइंट लिंक करता है ना, वो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है ना, दैट्स वेरी गुड। वो इसका लिंक करता है। हम यही चाह रहे हैं कि आप में इसी तरह की कैपेबिलिटी, इस तरह की एबिलिटी डेवलप करें। ये सही या गलत का मैं जिम्मेदार हूँ, ना ही हमारी डिस्कशन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही या गलत अभी है। ठीक है, आपको पता है कि वो एथिक्स के मुताबिक आ रहा है या, तो हम जो चाह रहे हैं वो यही वाली आप में कैपेबिलिटी डेवलप करना थी कि अच्छा जो भी आपने पॉइंट सोचा है आप उसको रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक कहाँ पर नथी करें। ठीक है, एथिक्स के मुताबिक ये था, उसके मुताबिक वगैरह। ओके, और उसकी जस्टिफिकेशन आपने खुद सही दे, वो ठीक है या गलत है वो एक रहना चाहिए। फिलहाल हम पहले स्टेप के ऊपर हैं, ठीक और गलत वाली डिस्कशन
नेक्स्ट स्टेप की जो ओके ना। तो ये कोड ऑफ IEEE का कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड की कि हायरार्की। अगर आपको कोई अनोमली लगती है कि इस तरह से है आपको कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्टिविटी, तो वो आपने किस तरह से रिपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक कोड ऑफ एथिक्स है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और एक ये जो नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर इनका कोड ऑफ एथिक्स है, और ये भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एंड दीज आर काइंड ऑफ सेम थिंग, और इनकी बेस पर फिर केस स्टडीज वगैरह आपकी चलेंगे। ओके, ठीक है। नहीं कोई क्वेश्चन, कमेंट, कंसर्न? कल तक का काफ़ी टाइम होगा, ये बहुत अच्छी, ये तो उस तरह से डेंस टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो आई इनवाइट यू टू डिस्कस दीज थिंग्स, ठीक है। और द टेबल ऑफ टी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि यार फलानी चीज़ थी, तो उसको हम क्या मतलब, मेरा मतलब जिस तरह अभी ये बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रही थी, तुम्हारा मतलब क्या है, इससे आपकी एक तो पेपर के लिहाज से भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, दूसरा ये कि वैसे भी दैट्स अ वेरी हेल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।